दोस्तों वेलकम बैक टू शिवा एजुकेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पीआई की सीरीज में आज हमारा टॉपिक होगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के आए हुए प्रश्न पत्र को हम हल करने वाले हैं। जो 2022 पेपर हुआ था उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन है, ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को बर्बाद करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, जो ए है वो गलत या असत्य कथन है। ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, जबकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है या अद्वितीय होता है। तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास, ऑप्शन बी। जब विकास होता है तो उससे क्रमिक, क्रमबद्ध या प्रगतिशील परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु और खिलौना आयु। तो इसमें हम जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था और इसको दिया गया था बोनस के रूप में। तो इसमें हमारा कोई भी आंसर नहीं है, हमें इसका बोनस मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वातावरण एवं आनुवांशिकी, यानी कि हम कह सकते हैं जेनेटिक एनवायरमेंट हमारा सही आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 100 130, 140, 120 या 55। तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। जो प्रतिभा बालक होते हैं उसकी मानसिक आयु होती है कितनी, 140 के ऊपर उसका आईक्यू देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्र के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्र की क्षमताओं को प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि बच्चे जो सीख नहीं पा रहे हैं वो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है सूत्र होता है मानसिक बट्टे वास्तविक गुणा 100। तो मानसिक आयु हमें ज्ञात करनी है, तो मानसिक को हम 1 मान लेते हैं। मानसिक बट्टे वास्तविक 16 गुणा 100 बराबर 75। ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। 4 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 को इधर 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या थॉमसन। तो ये जो सिद्धांत दिया है ये दिया गया था थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथा संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो प्रक्षेपी विधि की बात करें तो ये जो TAT परीक्षण जिसको हम बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी। अपसारी का मतलब खुला चिंतन, खुले चिंतन कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होगा तभी जाके किसी व्यक्ति की में सृजनात्मकता का विकास होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति ही इंसान की जो समायोजन को बढ़ावा देती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 12, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्त में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप की प्रियता या अति सक्रियता। ऑप्शन प्रश्न 12, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, अभिव्यक्त नम्यता और जिज्ञासा, ये दोनों क्या बताते हैं? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण। प्रश्न की बात करते हैं, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक बटा कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये स्टर्न द्वारा दिया गया है और टर्मन दोनों का नाम आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विलियम स्टर्न और टर्मन। तो इसमें जो ऑप्शन माना गया था, इसमें दोनों ऑप्शन माने गए थे सही, ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में क्या संभावना हो सकती है? डिस्कैलकुलिया, याद रखना आपको, गणित से संबंधित विकार को कहते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है और डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार होता है। तो 14 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया या पढ़ने से संबंधित विकार हम उसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न, ये परिभाषाएं जो आती हैं इनको हमें याद रखना है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था? स्किनर, वुडवर्थ, क्रॉ एंड क्रो, गेट्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, स्किनर के द्वारा ये दिया गया था, ये जो परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न है 16, कक्षा 2 के छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसके बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? तो जो उन्होंने सवाल सीखा या कक्षा में जो सीखा उसको वो दैनिक जीवन में काम ले रही है। तो एक तरह से ये सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण हो सकता है क्योंकि उसके जीवन में काम आ रहा है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या होता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। तो जब द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो उसको हम कहते हैं 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व होता है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो 18 में हमारा जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है इसी को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। वन्ना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करती रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य प्राप्त समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त कर वह टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती है।
मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि मैंने जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो गुड न्यूज़ में हमारा जो आंसर डी ये सही हो जाएगा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाकी जो दे रखे हैं वो सभी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर और बीएस ब्लूम। तो हम कह सकते हैं जो बीएस ब्लूम है इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, बाकी तीनों जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, एक बच्चा बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगला प्रश्न 22, आरटीए के अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के लिए निर्धारित घंटों की संख्या हमें बतानी है। तो प्रति सप्ताह निर्धारित घंटों की संख्या 45 घंटे प्रतिदिन प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। अगला प्रश्न 23, निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा डी, अभिक्षमता जो उत्तम परीक्षण है उसकी विशेषता से भिन्न है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षार्थी केंद्रित है तो इसमें कौन इम्पोर्टेंट है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। तो हम कह सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट किसको माना गया? बच्चे को माना गया, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित है। लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रकार हो सकता है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे या छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ऐसा माहौल मिले जिससे बच्चों शिक्षकों में एक इंटरेक्शन या अंतरक्रिया हो सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ अनुसंधान, एक शोध जिसने तत्कालीन समस्या को हल किया जा सके या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ शोध। तो 26 में हमारा आंसर हो जाएगा एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ये एक एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है अनुमोदक, फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता, अधिकारी या तानाशाह। तो हम जानते हैं टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधा दाता या इसी को बोलते हैं हम फैसिलिटेटर, या आपको नाम भी याद रखना अंग्रेजी में। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 28 नंबर का, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चों को मन शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारित उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्याओं का निदान करने के लिए, या उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहता है हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ये उद्देश्य होता है किसका? मूल्यांकन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत को उसके सही क्रम या वर्णन से मिलाना है। समदूरामुखी शिक्षा, दिशा, सिरपादामुखी, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता और अंतरावैयक्तिक विभिन्नता। तो सिरपदामुखी का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो दो में एक ही में आ रहा, बाकी और मिला लेते हैं। समीप दूरामुखी, इसका मतलब हो जाएगा एमएडी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो एमएडी। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक एक व्यक्ति के अंदर जो विभिन्नता होती है उसको कहते हैं, और अंतरावैयक्तिक जो होता है वो भिन्न भिन्न
जो व्यक्तियों के बीच अंदर विभिन्नता होती है उसको कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। विकास खालिस्तान से की ओर बढ़ता है तो हम कह सकते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न 30 में। तो ये थे हमारे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।